हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सीए फाइनल के मे अटैम्प्ट 25 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए एफआर स्टार्ट करने वाला है। इसके लिए 2 बैच हमारा आ रहा है। उसके डिटेल हमने बैच का क्या डिटेल है, उसमें क्या कवरेज है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हमने सारा चीज़ डाल रखा है। राइट, आप यहाँ से क्लास स्टार्ट करते। राइट, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये होता है बच्चे, ये 3 होता है प्रेजेंट वैल्यू। आज पहले सबसे पहले बात करते हैं बच्चे आपका एफआर के सिलेबस की। देखो, जहाँ तक सिलेबस की बात है, राइट, आपका सिलेबस की बात है, तो सिलेबस आपका ऐसा है कि इसमें आपको, मैं अगर आपको ये बताऊँ कि पूरा 100 मार्क्स का आपका इंडेक्स आ रहा है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरा आपका पेपर जो आपका एफआर में है आपका इंडेक्स ही पढ़ना है। जैसे आपको सभी आदमी मैक्सिमम बच्चे तो रिपीटर होंगे इसमें, तो आपका मैं बता दूं बच्चे, आपका सिलेबस में क्या है कि आपका मोस्टली पेपर आपका इंडेक्स ही है। ठीक है, बट इन्होंने छोटे छोटे आपका 3-4 टॉपिक आपका ऐड किया है जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, आपका जो थ्योरेटिकल है वो हम लोग अलग से करेंगे, अदरवाइज आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका इंडेक्स ही है। राइट, आपका ऐसा है कि आपका 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, 70 मार्क्स का बच्चे क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और 30 मार्क्स का क्या है बच्चे आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू ऐसा वाला नहीं आएगा कि आपका 4 में से एक गोला लगा दो, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, एक ही लाइन 1 लाइनर नहीं आपका। जैसे मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका उठा लो, ठीक है, जिसमें आपका 4 पॉइंट होते हैं। वैसे आपके एग्जांपल में देता हूँ, जैसे आपने एफएम पढ़ा होगा। ठीक है, एफएम पढ़ा होगा ना, अब एफएम पढ़ा होगा तो उसमें आपका जो आपका जैसे आपका एनपीवी निकालना होता है और आपका डिसीजन देना होता है, आईआरआर निकालना, ये समझे। आपका एक ही क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट आपका निकालने होते हैं, तो एक ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा, उसी में से छोटे छोटे पॉइंट आपका पूछेंगे। ठीक है, कि मान लो आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया, उससे पूछ दिया पीसी का अमाउंट बताओ 1 नंबर का। ठीक है, दूसरा आपका कैपिटल रिजर्व गुडविल का अमाउंट बताओ कैलकुलेशन, वो 2 नंबर आपका 1 नंबर का। ऐसे करके बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसी में से 4 पॉइंट आपका पूछेगा। राइट, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आपका यहाँ पे गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा भी आपका दिमाग लगाओगे तो बच्चे आपका क्वेश्चन तो सही होना ही है। ठीक है, अब फाइनल लेवल पे एमसीक्यू सही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ पे होगा। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से कैसे भी जुगाड़ करके आप आंसर तो निकाल ही लोगे। ठीक है, आंसर तो मैच कर ही लोगे। ये सबसे लिए आपका लॉटरी रहेगा। ठीक है बच्चे, और ये आपका 70 मार्क्स का बच्चे आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ये दोनों चीज़ है। आईसीआई का जितना भी दिया हुआ 100% इसमें हम लोग कवर करेंगे। आईसीआई का 100% कवरेज रहेगा। आईसीआई का सिर्फ हम आईसीआई का कवर करेंगे। आईसीआई का एसएम, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें कवर रहेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन हर चीज़ आपका कवरेज रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। और मैं बता दूं बच्चे, आपका टू बी फ्रैंक, जैसे पास्ट 3-4 एनालिसिस हमने एक क्वेश्चन आपका वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बिकॉज वहाँ पे हमने आपका आईसीआई का सोर्स बता दिया था, हर चीज़ आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है, एक एक चीज़ लिखकर बताया था। तो ये ध्यान से सुनो बच्चे, आपका सिर्फ आईसीआई क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, एसएम से क्वेश्चन। अगर आपको आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, प्रैक्टिस के लिए वैसे करना जरूरी है, लेकिन अगर छोड़ भी दोगे, अगर टाइम नहीं है, तभी भी आपका कोई आपका घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता दूं आपका रिपीट होगा तो सिर्फ एसएम से क्वेश्चन रिपीट होगा, और नहीं तो न्यू क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस आपका पता है ना, आजकल एआई का जमाना है, हर चीज आप भी कुछ मेल लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप एआई से लिखते हो। आईसीआई को भी पता है ना, आईसीआई ने खुद अपना एआई आपका लॉन्च किया है। ठीक है, तो आईसीआई क्या करता है, आपको समझ लो कि इस बार रिजल्ट आपको देखे है ना कितना आपका कम था। ठीक है, तो बच्चे आपका अगर आपने इस अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो आपका आगे बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इस बार आपका 4 मंथ आपका कंप्लीट मिला हुआ है। राइट, तो यहाँ पे हमको अच्छे से यूज करना है इस 4 मंथ को। राइट, यूटिलाइज करना है, और अच्छे स्कोर आपका कम से कम 80 तो आना ही चाहिए। 70-80 अगर आपका एफआर में आ गया, राइट, तो आराम से आपका एफआर और एएफएम दोनों आपका सब्जेक्ट दोनों स्टार्ट होगा। दोनों आपका 4 से शुरू होगा, और 28 नंबर का आपका 28 फरवरी को 2 महीने में पूरा खत्म करवाते हैं। उसके बाद में 10-15 दिन आपका रिवीजन, आपका 10 डेज चलेगा दोनों के सब्जेक्ट का, 10 डेज रिवीजन, और आपका उसके बाद में टेस्ट। ठीक है बच्चे, आपका 3 टेस्ट होगा। ठीक है, आपका हमारे साइड से बच्चे आपका पूरा कंप्लीटली आपका 2-3 बार रिवीजन करके 15 मार्च तक खत्म कर लोगे। ठीक है, 3 बार रिवीजन, एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम बच्चे आपका 4 बार, कम से कम बच्चे एटलीस्ट 4 टाइम्स रिवीजन चाहिए, इंश्योर हो जाएगा। मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ कि आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये चलेगा। दूसरा बच्चे आपका एफआर क्या है। ठीक है, इसमें आपका क्या डिटेल है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे एफआर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एफआर का आपका नाम यहाँ पे एफआर के ऊपर आ, राइट, आपका यहाँ पे सारे हम लोग आज ज्ञान वाली बात करेंगे। इस क्लास में आपका क्वेश्चन पूछने का आपका जो है ना एक्सपेक्टेशन इस क्लास से बहुत ही कम है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट आपका चीज़ों को कवर करेंगे, बिकॉज जो इररिलेवेंट टॉपिक होगा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ज़्यादातर आपका ध्यान कहाँ पे देंगे बच्चे, जो आपका रेलेवेंट टॉपिक है, बिकॉज आने वाला वही है। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको हम छोटा क्लास रखेंगे, और फटाफट चीजें, यानी आपका 100% कॉन्सेप्ट आईसीआई के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, एक भी पॉइंट आपका छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद आप आईसीआई का मटेरियल टैली कर लीजिएगा, मैं पढ़ाता ही हूँ आईसीआई का मटेरियल से। राइट, तो वहाँ से आपका टैली कर लीजिएगा, सारा चीज आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन आपका एफआर का हम लोग देखेंगे। ठीक है,
थोड़ा बहुत आपके ज्ञान की बातें यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में इंडेक्स का हिस्ट्री, ठीक है, जानना जरूरी है, बिकॉज इसके बाद आप नहीं, पहले तो ये इस पर क्या हो, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा इंडेक्स का हिस्ट्री, ठीक है, आपका क्या है ये, आपका कई बच्चे आपका गैप क्या है, आपका IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS इंडेक्स, इसी पे कंफ्यूज हो रहता है, ठीक है, कि आपका सभी में क्या डिफरेंस है, उनको पूछो यही नहीं समझ में आता, राइट। तो ये आपका इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, इस पे आपका कहाँ पे किसके ऊपर अप्लीकेबल है, नहीं है अप्लीकेबिलिटी, इसका इंपोर्टेंस क्या है, राइट, हर चीज यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद ICAI ने कुछ आपका इनिशियल बनाया था, तो कमेटी बनाया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज तक भी आपका एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन आपका हो सकता है रिलेवेंट, बट सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। और दूसरा आपका बच्चे आपका क्वेश्चन आंसर आपका इसके बाद में चैप्टर खत्म करेंगे, और राइट, तो ये हमारा फर्स्ट का आपका जो चैप्टर रहेगा, फर्स्ट क्लास 1 से 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है, इसको ढंग से देखो कि आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आपका हमेशा के लिए इस चैप्टर से आपका डर खत्म हो जाए। कई बच्चों को डर लगा रहता है कि ये चैप्टर कैसे होगा, हाय तो मचा रहा था, राइट राइट। सो वेलकम टू रफ्तार बैच। मेरा नाम है रमेश, AIR गोल्ड मेडलिस्ट इन अकाउंट्स टैक्स फाइनेंस। मैं पिछले 9 ईयर से लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, राइट। अब पिछले बार भी आपका 7 रैंकर्स आए थे, और आपका मोर देन आपका 50 बच्चों को आपका 80+ मार्क्स आया था, राइट। सो मैं आपका 9 ईयर से ओनली आपका जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं आपका पास्ट में, उसको आपका क्लियर करवाता हूँ, राइट। तो चलिए, आपका रफ्तार बैच में स्वागत है। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, राइट। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर क्लास अच्छा लगे तो। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, राइट, आपका नंबर मेरा है 7011426248। हर चीज़ आपका सोशल मीडिया का लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आपका कोई भी मैसेज करोगे मैं रिप्लाई करूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे रिप्लाई करूंगा, और जो भी नोट्स होगा इसका हैंड रिटन नोट्स, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, अभी आप सीधा समझने पे फोकस करो। जहाँ पे आपका लिखना होगा मैं बता दूंगा कि यस आपको लिखना है, ठीक है बच्चे। तो आपको वहाँ पे सिर्फ समझने पे फोकस करो, राइट। तो आपका यहाँ पे सारा चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। हर क्लास का अपडेट, कहाँ से आपका क्लास करना है, सारा अपडेट मिल जाएगा। आपका एप्लीकेशन पे चले जाना, वहाँ से आपका सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है, टेलीग्राम पे आ जाना, सबसे बेस्ट आपका प्लेटफॉर्म है। वहाँ से आपको सारे नोट्स हमारे हैंड रिटन और सॉल्यूशन दोनों मिलेगा, तो आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझने में फोकस करो, राइट। और ये आपका क्लास अगर ढंग से आपने कर लिया, रफ्तार बैच हो, संग्राम बैच हो, मैं गारंटी देता हूँ 70+ मार्क्स आना ही आना है, 100%। आपने पहले भी आपने कभी किया होगा क्लास, और ये क्लास करो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये क्लास में कोई भी जज नहीं कर सकते हो, 4-5 क्लास करो, कम से कम 3-4 क्लास करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आपका 3-4 क्लास उसका में आपका इनरोल कराना क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन उसमें आपका इनरोल कराते तो लाइव आपका हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ आपको गूगल मीट पे जैसे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, अभी आपका उसमें गूगल मीट पे आपका लाइव आप हमारे साथ 1-to-1 की तरह क्लास करोगे, ठीक है बच्चे, राइट। चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं बच्चे। हमारे से आपका डाउट पूछना है। कई टीचर आपका बच्चे बताते हैं कि हमारा सर आपका क्लास का डाउट ही नहीं पूछता है। कई बच्चे का फोन आ रहा है, हम कई बच्चे आपके हमारे यहाँ पे क्लास आपका मेरा पर्सनल नंबर ही दिया हुआ है, ठीक है। कभी कॉल करोगे आपका 1 से 2 घंटे में आपको रिप्लाई पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं खुद कॉल करके आपको लाइव डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो, सो बच्चे आपका CA फाइनल में जो आपका सिलेबस है, आपको पता है क्या सिलेबस, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। 70 मार्क्स और आपका 30 मार्क्स का MCQ है, राइट। सभी चैप्टर रिलेवेंट है, कोई भी चैप्टर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ICAI का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन आपका पास्ट में ऐसा ट्रेंड है, ठीक है, कि जो गेस कर आपका भगवान की कृपा है ऐसा कि जो गेस करके देते हैं लगभग 90 मार्क्स से ज़्यादा का आपका, मैं बता दूं आपका पास्ट में 6-7 अटैम्प्ट से मैं बता रहा हूँ FR AFM में जो भी प्रेडिक्ट करके देता हूँ लगभग आपका वहीं से लगभग आता है। आगे आएगा नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग आपका आता है, ठीक है। एक अटैम्प्ट को आपका छोड़ दो पिछले, तो वहाँ पे आपका लगभग आपका 50 नंबर का वहाँ से आया था, बाकी आपका न्यू क्वेश्चन आ गए थे, नहीं तो आपका लगभग आपको वहीं से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, जो आपका प्रेडिक्ट करती थी। ये आपका रफ्तार बैच में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी आपका ऐसा नहीं होगा कोई नहीं आपका आएगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट तो आपका न्यू क्वेश्चन बनेगा, तो कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको 100% उसमें कुछ भी कर नहीं करने वाले, पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में कराएगा, राइट। तो वेलकम टू रफ्तार बैच वंस अगेन, राइट। तो शुरू करते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, वहां से आप जाकर आपका बुक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट आपका आराम से पढ़ते हैं। क्या है आपका ये आपका चीजें क्या है नहीं है, राइट। तो मैं 2 मिनट आपको फटाफट आपको बताना चाहता हूँ। देखो बच्चे, आपका अकाउंट्स यानी ये बातें तो अभी बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ बच्चे, ठीक है। अकाउंटिंग आपका क्यों है, आप सभी को पता होगा कि बच्चे आपका जब बिजनेस जब हमने आपका शुरू किया, जब हम लोगों ने बिजनेस आपका शुरू किया, राइट। तो जब बिजनेस हमने शुरू किया तो लोगों की ज़रूरत थी क्या कि कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो जानना चाहता है क्या कि हमारा प्रॉफिट कितना है, ठीक है, आपका लॉस कितना है, कितना एसेट है, लायबिलिटी, राइट। तो इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली एक आपका लैंग्वेज की या फिर आपका बोल दो कि कोई ना कोई सिस्टम की ज़रूरत थी, ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम की ज़रूरत थी। बिकॉज आपको मान लो एक आपका बड़ा कंपनी है या फिर छोटा सा आपका लाला जी का दुकान है, अब डेली आपका
100 200 500 ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ सेल हो रहा है, कुछ परचेज हो रहा है, राइट। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको याद रखा जाए, किसके पास कितना लेना है, कितना देना है, राइट। ये सारी चीज़ अपने 11 12 में पढ़ा होगा, लेकिन मेरा काम है एक बार आपका रिवाइज करवा देना, तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो 11 12 में आपने जो भी पढ़ के आया है, 11 12 में आप जो भी पढ़ के आए हैं, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है 11 12 आपका इंटरमीडिएट वहाँ तक जो भी पढ़े हैं बच्चे, आपने अभी तक एएससी पढ़ रहे थे, ठीक है, एएससी पढ़ रहे थे। तो आपका चीज़ों की जरूरत थी हमारे को बेसिकली क्या, कि बिजनेस में जो आपका लेन देन होता है वो आपका उसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो, राइट। एसेट्स हो गया, ठीक है, आपका लायबिलिटी हो गया, आपका इनकम हो गया और एक्सपेंस हो गया, ठीक है, इनकम एक्सपेंस और आपका बचे कैपिटल, ठीक है, जिसको इक्विटी हम लोग बोलते हैं। इस 5 चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत, राइट। तो इसके लिए एक सिस्टम आपका डेवलप किया गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग, राइट। डबल एंट्री सिस्टम आपका डेवलप किया गया, और ये आपका अकाउंटिंग आपका डबल एंट्री सिस्टम पे हिसाब किताब रखने के लिए डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया गया, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस सबको मैनेज करने के, राइट। अब देखो बच्चे, आपका ये जो आपका सिस्टम आया, इसमें आपका इन्होंने आपका क्या किया कि शुरू में कोई भी आपका सभी आदमी अलग अलग तरीका से कर रहा था, सभी आदमी क्या कर रहा था, अलग अलग तरीका से कर रहा था, राइट। मैं चूंकि आपको पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि गैप क्या है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, राइट। तो सभी आदमी क्या कर रहा था, अलग अलग तरीका से, कोई अपना एक्सपेंसेस अलग तरीका से लिख रहा है, लिखने का कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था, कोई आपका रूल नहीं था, राइट। तो सभी देशों ने बैठकर क्या किया, बोला कि हम क्या करेंगे, आपस में एक रूल बनाएंगे कि हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, राइट। बिकॉज आपका एक से दूसरे के कंपेयर करना है कि किसका अच्छा है, किसका आपका खराब है, कोई भी चीज कंपेयर करना है तो एक जैसा होगा, एक फॉर्मेट में होगा, तभी तो कंपेयर कर सकते हो, राइट। कोई भी आदमी और आपका जानवर दोनों को कंपेयर करोगे तो कैसे पता चलेगा, कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, राइट। बिकॉज दोनों उसमें अलग से फीचर है, इसमें अलग फीचर है। एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करोगे तभी तो पता चलेगा कि यस आपका कौन बेटर है, राइट। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे जरूरत थी क्या, सभी एक जैसा अकाउंटिंग करे तो हमारे को क्या पता चले कि यस आपका किसका बिजनेस बेटर है, किसका आपका जो है आपका प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी किसका बेटर है, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए बच्चे आपका शुरू में सभी देशों ने बैठकर क्या किया, आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट डेवलप किया, एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको बोलते हैं बच्चे क्या, जनरल आपका एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इट मींस व्हाट, आपका सभी देशों ने मिलकर क्या किया बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट बनाया कि हम लोग आज से एग्री करते हैं कि इस तरीका से हम लोग आपका अकाउंटिंग करेंगे। सभी आदमी ने क्या किया बच्चे, एक रूल बना लिया कि हम लोग जैसे आपका देश में आपका रहते हैं तो हम लोग आपका रूल बना रखे ना कि बच्चे आपका कभी चल रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, तो आपका रूल बना लिया आपका इंडिया के आपका गवर्नमेंट प्लस आपका आउटसाइड इंडिया जो भी आपका पूरे वर्ल्ड के जो आपका गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट सभी ने बैठकर क्या किया, एक आपका रूल बना लिया कि हम लोग एक बात पे सहमत है कि हम लोग अकाउंटिंग इस तरीका से करेंगे कि एक कंपनी का अकाउंट्स दूसरे कंपनी से इजीली कंपेयर किया जा सके, राइट। तो आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ में आया बच्चे, क्यों जरूरी था आपका, इसका जरूरत भी बता दो बच्चे। आपका देखो, मान लो आपका जरूरत नहीं होता, आपका देखो कोई भी आदमी एसेट खरीद कर लाया, अब कोई आदमी एसेट खरीद कर मैंने आपका यहाँ से लाया, मैं आपका 1 लाख में आपको खरीदा हूँ, ठीक है, मैं आपका 1 लाख में कॉस्ट अपने बुक में दिखा रहा हूँ, कोई आदमी बीच में भाड़ा दिया, फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया, राइट, उसको भी उसमें जोड़कर आपका दिखा दिया, ठीक है, तो उसका आपका कॉस्ट 1,20,000 होगा। तो सेम एसेट का कोई 1 लाख में दिखा रहा है, कोई 1,20,000 में दिखा रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समझ में आ रहा है, आपका सब अलग अलग चीजों को आपका अकाउंटिंग कर रहा था, कोई आज आपका कैश सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहा था, कोई एक्रूअल सिस्टम से, यानी मैं आज आपको पेमेंट करूंगा तभी आपका रिकॉर्ड करूंगा, खर्चा भले ही आपका हो गया कोई बात नहीं, जब मैं 2 साल बाद पेमेंट करूंगा 2 साल बाद उसका रिकॉर्डिंग करूंगा। तो ये गलत था ना, आपका यूनिफॉर्मिटी नहीं था। कंफ्यूजन समझ रहे हो क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम था, ये जब आपका गैप नहीं था, गैप आपका एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ नहीं था, राइट, जैसे एक्रूअल आपका कैश सिस्टम और बहुत सारी चीज, डबल एंट्री सिस्टम, ये सब आपको बाद में आया ना। तो इसी को आपका बैठकर इन्होंने आपका डिसाइड किया ना कि हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आपका इस तरीका से काम करेंगे, राइट। तो इसलिए आपका एक सहमति की जरूरत ही नहीं, तो हर आदमी अपना अपना तरीका से अकाउंटिंग कर रहा था, किसी का अकाउंट दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। मैंने आपका जैसे मैंने बताया कि मैंने आपका एसेट खरीद कर लाया कोई चीज का 1 लाख में, तो 1 लाख में दिखा रहा हूँ, कोई बस हमारा पड़ोसी आपका उसी एसेट को खरीद कर लाया 1 लाख में, प्लस रास्ते का भाड़ा दिया आपका 10,000 ट्रांसपोर्ट का, वो आपका उसमें जोड़ दिया 1,10,000 रुपये दिखा रहा है। कोई आपका नहीं वो लाते यहाँ पे उसका आपका जो वैल्यू हो गया आपका 1,30,000 हो गया, आने में 1 महीना टाइम लग गया, तो 1,30,000 में उसको दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए आपका दिक्कत हो रही थी। तो सभी गवर्नमेंट ने बैठकर क्या किया, बोला कि हम लोग बैठकर एक आपका अलग से न्यू सिस्टम डेवलप करते हैं जहाँ पे क्या होगा, अकाउंटिंग सभी आदमी एक जैसा करेंगे। तो इसको आपका बोलते क्या, आपका गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। यहाँ तक बातें आपका समझ में आया, राइट। बिल्कुल आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आपका लेमन लैंग्वेज बता रहा है, कुछ भी आपको टेक्निकल नहीं कर रहा है, कुछ भी आपको टेक्निकल नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज बता रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका टेक्निकल हो आप मुझे आपका बताते चलिएगा, ठीक है बच्चे, ओके। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब आपका ये सारी चीज आपका हो गया, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका बन गया, ठीक है, तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो अब आपको मैं बताया कि आपका तब इंडिया में क्या बना, इसको कंप्लीट करने के लिए कोई रूल की जरूरत थी ना,
आपका सबने तो आपका एक गैप बना दिया, राइट। फिर आपका क्या हुआ कि कौन आदमी कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके लिए रूल की जरूरत थी, राइट। आपका कोई भी आदमी करेगा तो रूल तो बनाएगा ना, गैप तो बना दे। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है बच्चे, उसको बोलते हैं एएस, ठीक है। एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे आपके कौन बनाता है, सॉरी एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे कौन बनाता है, आईसीआई बनाता है। इंडिया में पावर दिया गया किसको, आईसीआई को, ठीक है। इन्होंने आपका एएस आपका रूल सेट किया कि हाँ भाई हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सभी आदमी एक रूल सिस्टम से अकाउंटिंग करेंगे, राइट। आपका कैश सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं होगा, कैश सिस्टम से ओनली एनजीओ अगर कर सकता है, राइट। और आपने 11th-12th में अभी तक जो पढ़ रहे थे सिर्फ एएस ही पढ़ रहे थे, सारा कॉन्सेप्ट आपका एएस का ही था कि डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, आपका एसेट का रिकॉर्डिंग कैसे करना है, एसेट का वैल्यू क्या हो, वो सब आपका एसेट में ही आपका एएस में दिया हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही दिया हुआ था। टुकड़ों में आप पढ़ रहे थे, छोटे छोटे, आपको भारी भरकम वर्ड है ना तो आपको बताया नहीं जा रहा था, ठीक है। तो आपका एएस आपका इसी को चलाने के लिए अकाउंटिंग आपका और थोड़ा सा आपका आगे चल के ऐसे ने क्या किया बच्चे, आपका एएस आपका बनाया, ठीक है। अभी तक इंडिया में क्या चल रहा था बच्चे, एएस से चल रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम था, ठीक है। उसमें क्या था आपका बहुत, अब जमाना बहुत आगे चला गया, हम लोग अभी एएस पे ही अटके हुए थे। लेकिन आपका जो फॉरेन कंट्री है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, और आपका डेली इनोवेशन करना है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत सारे आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको आपका उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके आपका अलग अलग तरीका की चीजें बनाया। देखो क्या है, पहले तो उन्होंने बनाया आईएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो। आपका वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कि कोई चीजों को पब्लिक को ज्यादा बताओ, ठीक है, अपने यूजर को अंधेरे में मत रखो, ठीक है। तो स्टेक होल्डर को उन्होंने बोला कि नहीं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चाहिए। आप ज्यादातर एएस में आपका जोर किस पे था, कॉस्ट पे, ठीक है। कोई भी आपका जो एसेट वगैरह ला रहे हैं चीजों को कॉस्ट में दिखाओ, ठीक है, कि हमने जितना खरीदा उतना में दिखाओ। रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट बहुत ही कम था, बट आपका इन्होंने बोला कि नहीं हर चीज को फेयर वैल्यू पे दिखाओ, हर चीज को क्या करो, फेयर वैल्यू पे दिखाओ। ट्रांसपेरेंसी हम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो आपका इंडेक्स में जो है आपका ज्यादातर चीजें क्या है, आपका फेयर वैल्यू पे, ठीक है। हर चीज पे जो आपका फोकस ज्यादातर आपका डिस्क्लोजर वाले पार्ट में है, ठीक है, डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग और दूसरा बच्चे क्या आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आपका रिपोर्टिंग ज्यादा से ज्यादा चीजों को करो कि पब्लिक को आपका जो है ना कहीं पे भी आपका मिस्टेक नहीं हो, कहीं पे मैनिपुलेशन नहीं हो, स्कैम नहीं हो, लोगों को सारा चीज डिटेल पता चले पब्लिक को, ठीक है, स्टेक होल्डर को। और दूसरा बच्चे आपका, इसीलिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी आपका इसमें अकाउंटिंग नहीं नाम दिया, क्यों नहीं दिया बच्चे, आप सभी आदमी बताओ अकाउंटिंग नाम क्यों नहीं दिया। बिकॉज आपका अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग बच्चे इसमें आप कई सारे इंडेक्स है, जैसे आपका इंट्रीम आपका रिपोर्टिंग का हो गया, सेगमेंट रिपोर्टिंग का हो गया, ये सब बच्चे क्या है, रिपोर्टिंग है। आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है, इसमें अकाउंटिंग नहीं पढ़ाएंगे, इसमें क्या सिखाएंगे आपको, रिपोर्टिंग कैसे करना है। यहाँ पे एडवांस लेवल की चीजें आ गई, यहाँ पे अकाउंटिंग इंटरमीडिएट तक पढ़नी है, ठीक है। अगर आगे आप कुछ नहीं करते तो उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका चैप्टर का नाम आपका रिपोर्टिंग क्यों है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, अब यहाँ पे ध्यान सुनो बच्चे, आपका डिस्क्लोजर वाले पॉइंट जो पार्ट है उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। अकाउंटिंग तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब कब तक अकाउंटिंग सीखोगे, बूढ़े हो जाओगे तब तक सीखोगे बच्चे, अकाउंटिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो फिर यहाँ पे क्या सिखाएगा बच्चे, यहाँ पे ज्यादातर आपका इनका फोकस रहेगा आपका प्रेजेंटेशन पे, डिस्क्लोजर पे, ठीक है। आपका पूरे आपका इंडेक्स में ज्यादातर फोकस यही है, और कुछ एडवांस लेवल की अकाउंटिंग आपको सिखाएगा कि इंडेक्स की अकाउंटिंग आपको कैसे होता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर का नाम समझे कि इनको भारी भरकम नाम थोड़ा सा अलग से देना था, नहीं तो आपका फाइनेंशियल आपका अकाउंटिंग भी बोल सकते थे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो फिर इसमें आपका नया चीज क्या था, तो इसलिए इन्होंने आपका नाम रखा क्या आपका, ये आपका क्या है, फाइनेंशियल आपका रिपोर्टिंग, ठीक है बच्चे। कि ये रिपोर्टिंग पे आप यहाँ पे पहले अभी तक ने आपने डिस्क्लोजर वाले पे अब कभी फोकस नहीं कर रहे थे, आपको इरेलेवेंट आपका लग रहा था एएस में, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ज्यादातर फोकस डिस्क्लोजर वाले पे, ठीक है। और आपका अच्छे से आपका प्रेजेंट करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे जाना है और चीज़ों को फेयर वैल्यू पे दिखाना है। मैंने यहाँ पे आप देखो एक सीए आपको बनता है, ठीक है। अब आपको वही सीए आपका आईटीआर फाइल करने का, आपका कोई 500 में भी कर रहा है, कोई 1000 में कर रहा है, कोई 2000 में कर रहा है, राइट। और कोई आपका 10,000 भी ले रहा है, क्यों, फर्क क्या है बताओ बच्चे। जो आपका 10,000 15,000 ले रहा है उसका फाइल देखो वो मोटी है, कुछ नहीं बच्चे, उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छा से किया है, पैसा इसी का है, पैसा क्लाइंट को जितना गोल गोल घुमाओगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी आपका फाइल बनाने का ही है, तो यहाँ पे फाइल बनाना आपको पैसे कमाना सिखाया जाएगा कि फाइल कैसे बनाना है, कैसे आपको अच्छे से आपको प्रोफेशनली जो है ना अकाउंट्स बनाना है। ये नहीं कि आपका 2 लाइन का बैलेंस शीट बना के दे दिया पेमेंट, बच्चे फिर तो उसी तरीका से लोकल बात होगा ना। अब जैसे आपका छोटे डॉक्टर है उसके बाद जाओगे तो बस आपका वैसे ही थोड़ा बहुत देखेगा सिम्टम्स और 1-2 जांच करा के आपका टेस्ट। अब बड़े में जाओगे तो आपको वहाँ पे तो इतना फॉर्मेलिटी है, पहले आपका टेस्ट ही इतना लिख देगा कि आपको लगेगा ओ अब तो आपको आज 10-15 हज़ार रुपये खर्च करता है, तब उनको लगता है पहले ही एहसास हो जाता है कि आप तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, राइट। तो क्यों, बिकॉज वो अपना उसी तरीका से, दोनों MBBS ही है, लेकिन दोनों में फर्क समझ रहे हो क्या है बच्चे, उनका अपीयरेंस, ठीक है, उनका आपका कोई चीज़ करने का तरीका, आपका यही आपका फ़र्क है दोनों सीए में। कोई आपका 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है महीने का, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, फ़र्क आपका सिर्फ यही है।
कि आप अपने आप को कैसे क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो बच्चे आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको यही सिखाएगा, डिस्क्लोजर, जो दिखता है बच्चे वही बिकता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीका से डिस्क्लोज कैसे करना है आपका, बिकॉज अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन में आपका सभी आदमी क्या है आपका बच्चे ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन आज का मार्केट क्या हो गया बच्चे, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो जब आपका ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया तो हम लोगों को बैलेंस शीट जो आपका यूएस में जैसे बना रहा है, यूके बना रहा है, कोई भी वहाँ का पर्सन आएगा तो इंडिया का उनके जैसा मैच करना चाहिए ना। अगर नहीं सिमिलर नहीं होगा तो क्या होगा, उनको समझ में नहीं आएगा भाई आप कैसे अकाउंटिंग करते हो, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। वो अपना चेक करना चाहता है, आपका प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी चेक करना चाहता है, उनको समझ में नहीं कुछ आ रहा, तो कैसे चेक करेगा, राइट। तो इसके लिए मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम आपका एफडीआई लेकर आएंगे, एफडीआई लेकर आएंगे, राइट। तो एफडीआई चाहिए कब, कैसे चलेगा, बस सभी आदमी अकाउंटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करेंगे यहाँ पे तभी तो इसलिए आपका इंडिया में क्या लाएगा, इंडेक्स लाएगा। तो ध्यान से सुनो बच्चे, आपका आईएएस समझे, आईएएस आपका जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमने सभी आदमी ने एग्री किया था, उसको कोई भी आदमी कैसे मानेगा, जब उसके लिए रूल लेकर आएंगे, राइट। तो आईसीआई ने उसको लीगलाइज कर दिया, यानी बेसिकली आईसीआई क्या कर दिया, उसको लॉ बना दिया, यानी आप टाइप का उन्होंने एएस के नाम पे सभी रूल को आपका अलग अलग नोटिफाई कर दिया, ठीक है। आपका आईसीआई ने क्या किया, हर कॉन्सेप्ट को क्या किसके लिए रूल रहेगा, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो एग्री हुआ था उस चीज़ों को एएस के फॉर्म में आईसीआई ने लेकर आया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट, ओके। अब अगली बात आई कि बच्चे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही तो आपका इंडेक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, आपका इंडेक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये क्या बला है। देखो बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो था ही, ठीक है, लेकिन आपका इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा धीरे धीरे इनोवेशन हो रहा था। हम लोग तो बहुत ही कम करते हैं, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था, वो लोग ज़्यादातर आपका ऐसे करते हैं, स्केम बड़ा करते नहीं करते। हम लोग तो बस हर जगह पे जुगाड़ी खोजते, राइट। इससे बहुत सारी कमियां थी। जमाना काफ़ी आगे चला गया था, हम लोग पिछले जमाने में अभी जी रहे थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं आपका अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ने की चीज़ है, बिकॉज पहले ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा था, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो अब अकाउंटिंग की जो तरीका है आपका बदल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ में पहले ये सारी चीज़ें नहीं सोचा गया था, राइट। तो इन्होंने बोला कि नहीं, पहले आपका लोग ज़्यादा ईमानदार थे, अब ज़्यादा चोर हो गए हैं, तो आपका अब क्या करेंगे, ज़्यादा आपका धोखेबाज हो गया ना, हम क्या करेंगे अब अलग तरीका से। उन्होंने बोला कि हम आपका ज़्यादा आपका डिस्क्लोजर वाले पे पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिस्क्लोजर, ठीक है बच्चे। रिपोर्टिंग, आपका रिपोर्टिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी, समझे कि नहीं, आपका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपका यूनिफॉर्मिटी, आपका इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, राइट। सभी आदमी यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि आपका ग्लोबल आपका वर्ल्ड हो गया, राइट। तो सभी आदमी एक जैसा दिखना चाहिए। तो ये सब करने के लिए उन्होंने बोला कि आपके कॉस्ट मत, आपका हर चीज़ों को ना फेयर वैल्यू पे लेकर आओ, ठीक है। चीज़ों को फेयर वैल्यू पे दिखाओ, राइट। अब हमने आपका मान लो पहले के अकॉर्डिंग क्या होता था कि हमने 1 करोड़ में कोई लैंड खरीदा, हमारे दादाजी 1 लाख में खरीदा था 50 साल पहले, आज के डेट में उसका 100 करोड़ वैल्यू है, लेकिन हम उसको 1 करोड़ में दिखा रहे हैं। और आपका बैलेंस शीट में आपका ऑडिटर क्या लिखता है, क्या आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर भी है, कहीं से आपका आपका वो है क्या बच्चे, आपका कहीं से भी ठीक है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे आपका 1 करोड़ का वैल्यू आपने कॉस्ट पे खरीदा था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता था कि नहीं ठीक है, और आपका उसका वैल्यू आपका 100 करोड़ रुपये है, आपका आज के डेट में 100 रुपये, तो 100 करोड़ रुपये दिखाओ ना, तभी तो ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फेयर कब बोलेंगे, जब उसको फेयर वैल्यू पे लेकर होगा, राइट। तो इंडेक्स ज़्यादा चीज़ों को फोकस करता है आपका किस पे, इस पे आपका उस पे फेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो ये सही भी है, लॉजिकली आपका बहुत सारे पॉइंट आपका गलत था एएस के अकॉर्डिंग, राइट। अकाउंटिंग का तरीका गलत था, इन्होंने आपका उस सारी चीज़ों को जो हम ओवर द पीरियड क्या करते हैं, विकास करते हैं, तो आदमी धीरे धीरे पहले की कमियां है उसको ठीक करता है ना। तो पहले जो आपका सिस्टम बना हुआ था वो उसमें बहुत सारे वीकनेस था, कमी था, राइट। उसको ठीक करने के लिए आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या लाया गया बच्चे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। और दूसरा बच्चे आपका IFRS, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए आपका IFRS लाएगा, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड, तो आपका बच्चे क्या हुआ, ये बच्चे आपका ध्यान से सुनो, ये दोनों मिलकर बच्चे IFRS होता है, दोनों मिलकर क्या होता है आपका IFRS होता है, राइट। आपका इंडेक्स देखो आपका बच्चे AS, इसमें आपका दोनों चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, IS और आपका बच्चे आपका IFRS, ये दोनों मिलाकर कंबाइनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका IFRS बोलते हैं, दोनों मिलाकर इंटरनेशनल लेवल पे दोनों चलता है, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ, दोनों को मर्ज करके आपका दोनों को मर्ज करके आपका इन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं दोनों को मर्ज करो और एक ही चीज़ों को बनाओ, दो चीज़ों की जरूरत नहीं है, दोनों को हम मर्ज करेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या बनाएंगे बच्चे, आपका एक ही चीज़ बनाएंगे जिसका इन्होंने नाम क्या दिया बच्चे, आपका जिसका इन्होंने नाम दिया आपका IFRS, ठीक है। किसने, इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। और लोगों को बोला सभी लोगों को बोला क्या कि अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है बच्चे, आपका ऑप्शन है क्या, या तो आपका चीज़ों को, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका चीज़ों को IFRS जो आपका है, ठीक है, इन्होंने बोला क्या IFRS आपका है, तो दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका IFRS का नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या, आपका
बोला क्या कि दोनों को मिलाकर बच्चे, पहले तो आपको बता दो बच्चे IFRS बोलते हैं। कई बच्चों को लग रहा था ये अलग है ये अलग है, नहीं दोनों बच्चे आपका सेम ही है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। सभी लोग नहीं मानते, कई लोग आपका इसको मानते हैं, कई लोग इसको नहीं मानते, राइट। तो दोनों को मिलाकर बच्चे आपका IFRS कंबाइनली पढ़ते हैं ना, दोनों को पढ़ते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। जैसे आपका अलग अलग तरीके मैंने आइटम के लिए अलग अलग आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, कुछ के लिए आपका IFRS था, धीरे धीरे आपका IFRS आपका आना शुरू हुआ, राइट। तो आपका जब बॉडी बैठा, सभी लोगों ने फिर से एक बार आपका मीटिंग किया कि नहीं नहीं अब तो आपका ज़माना बदल चुका है, देश के जितना भी आपका हर कंट्री के बच्चे आपका वो है अकाउंटिंग बॉडी है, उन्होंने बैठा और बोला कि नहीं नहीं अब तो हम लोग को मॉडिफाई करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया बच्चे आपका बोला कि आप IFRS को सभी आदमी फॉलो करो, ठीक है। IFRS को फॉलो करो कि हम लोग इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर है, हर चीज़, राइट। तो आपका IFRS को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन आपका ऑप्शन दिया कि आपका IFRS को नहीं फॉलो करना चाहते, राइट। तो दो काम कर सकते हो, राइट। क्या कर सकते हो बच्चे, एक तो ऑप्शन दिया क्या कि आपको IGTC को फॉलो कर लो, ठीक है। IGTC बच्चे आपका क्या करो, IGTC को फॉलो करो, राइट। और दूसरा बच्चे आपका क्या करो, आपका एक तो आपका IGTC को फॉलो करो, राइट। आपका या तो आपको बच्चे आपका ये क्या है, आपका इसको IGTC फॉलो करना, राइट। और दूसरा बच्चे क्या, इसको आपका कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, आपका कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो आपका कन्वर्ट का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने नाम से, ठीक है। तो आपका वो कर लो, राइट। तो हमने क्या किया बच्चे, हमने बोला कि हम आपका IGTC क्यों फॉलो करें, क्यों, क्योंकि IFRS में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए सुटेबल नहीं थी, बिकॉज वो लोग ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहते हैं, ठीक है। अब बोले कि नहीं नहीं हमारे इंडिया में कि कोई आपका नहीं नहीं ऐसा रूल बना देंगे, कोई आपका जैसे वहाँ पे सफाई सुथरा रखता है, वहाँ पे इंडिया में भी ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चे, बहुत ही आपका डिफिकल्ट काम है, राइट। वहाँ पे आपका ऐसे जिंदी चोरी नहीं होता है, यहाँ पे आपका सब आदमी करता है, ठीक है। तो ये जो वहाँ पे जुगाड़बाजी यहाँ पे ज़्यादा चलता है, राइट। तो ये चीज़ें आपका हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सुटेबल नहीं था IFRS IGTC अप्लाई करना, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम तो ऐसे IGTC अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जुगाड़ पे हमारा पूरा इकोनॉमी टिका हुआ है जुगाड़ पे, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपका एक तो समझे कि नहीं बच्चे, आपका जब ये चीज़ आपका आया तो इन्होंने दो ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया बच्चे, आपका समझे बच्चे, इन्होंने बोला क्या कि आपका IGTC ICAI को आपका जो है ना इसको अडॉप्ट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो बच्चे, आपका अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। तो इंडिया में ध्यान सुनो बच्चे, आपका इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में बच्चे आपका जो गैप है, पहले गैप है, ठीक है। गैप आपका जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। इंडिया में इसके लिए कोई रूल आपका नहीं था, फिक्स रूल नहीं था, तो इसके लिए आपका इंडिया में क्या बनाएगा बच्चे, AS बनाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको पता होगा कि 1 से लेकर 32 तक था, पहले आपने इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, 29 तक मैंडेटरी है, बाकी आपका ऑप्शनल था, ठीक है। ये कौन इशू करता है बच्चे, ICAI इशू करता है। इंडिया से आपका 1 से लेकर बच्चे कितना था, 32 तक था, राइट। ये आपका ICAI इशू करता है इंडिया में, आपका यही बना था, राइट। ओके, और आपका ये फिक्स रूल, आपका ये जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल था इसी को आपका इन्होंने फिक्स रूल बनाकर कंप्लीट कर दिया। और दूसरा बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे क्या चलता है, आपका IFRS चलता है। ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या चलता है बच्चों, इंटरनेशनली आपका क्या चलता है बच्चे, IFRS चलता है। सब कुछ आपको लिखा हुआ है, आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। आपका IFRS चलता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपका जो आपका IS आपका मैंने बता दिया, आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे अभी तक 1 से लेकर बच्चे 41 तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपका बन चुका है, राइट। और दूसरा बच्चे आपका यहाँ पे आपका IFRS की बात करो, ठीक है, IFRS, ठीक है। तो ये बच्चे आपका अभी तक कितना बन चुका है, 1 से लेकर बच्चे 16 तक इतना बन चुका है। ये सभी दोनों को मिलाकर कंबाइनली क्या पढ़ते हैं हम लोग, आपका IFRS बोलते हैं, कंबाइनली मिलाकर क्या बोलते हैं, IFRS बोलते हैं, ठीक है बच्चे। इसको कौन इशू करता है बच्चे, आपका इशूड इसको करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। आपका ये आपका इशू करता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल आपका बोला क्या कि सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाना पड़ेगा, अब आपका IFRS के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, राइट। अब आपको लोगों को ऑप्शन दिया कि भाई आपको अब कैसे करना है, ठीक है। सभी आदमी तो एग्री हो गया, ठीक है, चलो आप आपका IFRS के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, ठीक है, आप लोग अपने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हो, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या बने, इन्होंने ऑप्शन दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इन्होंने ऑप्शन दिया सभी कंट्री को, राइट, कि क्या करो इसको, या तो आपका IGTC आपका अडॉप्ट कर लो, IGTC क्या कर लो बच्चे, अडॉप्ट कर लो, ठीक है। IFRS आपका अडॉप्ट कर लो IGTC, राइट। और दूसरा क्या कर लो बच्चे, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि कन्वर्ज कर लो। आपका IFRS को आपका क्या करो,
इसको कन्वर्ट कर लो आपका बच्चे। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आपका चेंज करके अपने हिसाब से आपका कुछ इसी टाइप का बना लो, ठीक है। तो यस, इंडिया में आपका कौन सा ऑप्शन अप्लाई किया, इंडिया ने सोचा कि नहीं हम तो आज आपका नाम खराब हो जाएगा ना, बोलेगा कि आपका इन्होंने अपना कुछ न्यू नहीं बनाया, ठीक है। तो हमने कन्वर्जन वाला ऑप्शन लिया, ठीक है। तो हमने आपका कन्वर्जन वाला ऑप्शन लिया। IFRS की तरह ही हमने आपका दूसरा आपका चीज़ लेकर आ गया कि भाई चलो कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आपका थोड़ा सा मॉडिफाई करके, बिकॉज हमारे इंडियन आपका वहाँ पे आपका ये चीज़ नहीं, हमारे इंडियन इकोनॉमी में ये सूटेबल नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज करके मॉडिफाई करके बच्चे इसको इंडिया में अप्लाई किया, ठीक है। इसको नाम दिया क्या बच्चे, आपका इंडेक्स। इसको हमने क्या दिया आपका, ये समझे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या बला है, पहले समझ में आया कि बच्चे आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको मैच करना था, राइट। जो फ्रेमवर्क है उसको मैच करना था, तो आपका लोगों ने इंटरनेशनली तो आपका IFRS अडॉप्ट कर लिया, IFRS को अडॉप्ट कर लिया, राइट। बट इंडिया में ये चीज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिया था, या तो आपका एज इट अडॉप्ट करो, ये तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, उनका आपका बोर्ड का मेंबर हो तो, और दूसरा जैसे हमारा ऐसे उनका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर है, राइट, तो उनको तो अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उसको कन्वर्ट करो, यानी इसी टाइप का अपना कुछ मॉडिफाई करके वो बना लो। तो हमने क्या किया, उसका नाम चेंज कर, मॉडिफाई कर दिया। तो आपका कोई भी चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो आपका सेम चीज़ IFRS नहीं रह गया, वो क्या बन गया आपका, उन्होंने नाम देकर इंडियन वर्जन बोला कि हम इंडियन वर्जन, जैसे चाइनीज है, ठीक है, हर चीज़ कॉपी करके निकाल देता है ना, ऐसे ही इंडिया ने क्या किया, चीज़ों को कॉपी किया, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई किया और बस अपना बना दिया, बोला कि हमारा ये है, हमारा इंडियन वर्जन, हमारा इंडियन वर्जन IFRS, ठीक है। तो इंडेक्स इसका हमने नाम दिया, राइट। अब देखो कुछ चीज़ों को IFRS से आपका बाहर कर दिया, ध्यान सुनो बच्चे, आपका कुछ चीज़ों को जो आपका IFRS में आपका था, ठीक है, उसको हमने आपका बाहर कर दिया, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सुटेबल नहीं था। इसको बोलते हैं बच्चे कार्व आउट। ध्यान सुनो बच्चे, आपका इसको क्या बोलते हैं, कार्व आउट। जो आपका क्या है, यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेना बच्चे कि आपका जो चेंजेज है, ठीक है, आपका चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चेंज हमने क्या किया बच्चे, आपका ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया, जो IFRS में था। ध्यान सुन लो फिर से, जो IFRS में दिया हुआ था कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है, IFRS में दिया हुआ था, उसको हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, राइट। मान लो आपका ऐसा है, ठीक है, क्या IFRS में लिखा हुआ था क्या कि आपका ऐसा है कि आपका एक जो ये है, माने कि आपका कोई भी लोन आपका ड्यू डेट पे लॉन्ग टर्म लोन है, अगर आपका वो नहीं हुआ, क्या हुआ, आपका ड्यू डेट पे फेल हो गया, राइट। तो उन्होंने बोला हुआ था कि इसको करंट लायबिलिटी मान लो, 5 साल का लोन है, ठीक है, 5 साल का आपका लोन है, ठीक है। अब हमने 2 साल के बाद ही, या फिर आपका जो पर्पज के लिए इन्होंने आपका लिया था, हमने बिजनेस के लिए लिया था, या फिर आपका खेतीबाड़ी करने के लिए लिया था, उसको हमने बिजनेस में यूज कर लिया, राइट। तो ये बोलता है क्या कि आपका उसको क्या कर दो, लॉ आपका बस आपका इन्होंने जो है ना आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपने लोन लिया हुआ है, आपने बिजनेस में यूज कर लिया, यस, तो आपका ये पेमेंट ऑन डिमांड हो गया। क्या होगा, पेमेंट ऑन आपका पेबल ऑन डिमांड हो गया, राइट। इसको करंट लायबिलिटी मान लो। जबकि अभी आपका मान लो ये सेकंड ईयर में हमने ऐसा किया, जबकि ये लोन पूरा टोटल ड्यूरेशन कितना था, 5 ईयर्स का था। समझ में आया बच्चे, 5 ईयर्स का लोन था, 2 साल में ही हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, या ड्यू डेट पे हमने पेमेंट नहीं कर दिया, ठीक है, ड्यू डेट पे हमने पेमेंट नहीं किया, राइट। तो ये बोलता है क्या, लॉन्ग टर्म जो आपका डेप्ट था वो क्या बन गया, आपका शॉर्ट टर्म बन गया, करंट आपका लायबिलिटी में उसको दिखाओ, करंट आपका हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे तो चलता ही, ड्यू डेट पे कौन पेमेंट करता है, हर आदमी थोड़ा फाइन वगैरह दे दे, जुगाड़ कर लेगा कोई भी आपका, राइट। तो आपका ये चीज़ों को हमने इस चीज़ों को इस यहाँ से हटा दिया, बोला कि नहीं ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए आपका इंडियन इकोनॉमी में तो ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है, हर आदमी आपका ड्यू डेट पे फेल करता है, समझ आ रहा है, राइट। तो आपका इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका तो आपका हमने इंडेक्स में लिख दिया क्या कि चलो आपका कोई बात नहीं बच्चे, जुगाड़ करके इन्होंने अगर 31 मार्च तक, ठीक है, ये आपका बैलेंस आपका आगे तक हमारा क्या कर लेता है, कोई सेटलमेंट कर लेता है बैंक वगैरह के साथ, बैंक मान जाता है, ठीक है, पैसों का कुछ भी देकर समझ लो ऐसे कि सेटिंग कर लेता है कि नहीं आपका आगे से अब कंडीशन वो नहीं होगा, अब इस बार रहने दो, ठीक है। तो उन्होंने अपने सेटिंग कर लिया, तो इसको हम करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे, ये आपका इंडेक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका IFRS में ऐसा नहीं बोला क्या कि आपका एक बार बस ब्रीच हुआ ना, अब उसको लायबिलिटी मानो। आइडिया बोला क्या, नहीं आपका जुगाड़ करके आप बैंक के साथ सेटिंग कर लेते हो, सेटलमेंट कर लेते हो कि नहीं आपका आगे से नहीं होगा, ठीक है, हम आपका एक ड्यू डेट दे देते हैं, यहाँ तक आपका कर लेते हो, तो इसको आपका लॉन्ग टर्म ही रहने देंगे, तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा। तो आपका ये समझे क्या बच्चे, जो आपका IFRS में चीज़ें थी, हमने क्या किया, उस चीज़ों को यहाँ से हटा दिया। इसका मतलब क्या बच्चे, उस ट्रीटमेंट को हमने आपका चीज़ों को सिंपल आपका लिख लो हिंदी में बच्चे, आपका जो IFRS में था उसको हमने हटा दिया, यानी आपका इस आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका IFRS बता रहा था उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, हमने उसको चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं आपका क्या, कार्व आउट, ठीक है बच्चे, समझ में आया। यानी चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको लिखना है तो लिख लो, ट्रीटमेंट इन IFRS, ठीक है। आपका जो IFRS में आपका ट्रीटमेंट आपका दिया हुआ था, आप यहाँ पे लिख लो, चेंज इन आपका ट्रीटमेंट इन इंडेक्स, चेंज इन
ट्रीटमेंट आपको लिखना, ये लिखना है बच्चे, ठीक है। आपका कार्ब आउट का डिफरेंसेस, ठीक है, कार्ब आउट का डिफरेंसेस आपका लिखना है बच्चे, ठीक है। बाकी हम आपको लिखा हुआ दिखाई देंगे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आपका ये चीज़ें बच्चे, आपका क्या हुआ कि हमने क्या किया उस चीज़ों को, देखो आपका ये रेगुलर बैच आपको करवाते हैं, तो रेगुलर बैच का आपका फीचर है, वहाँ पे हम सारा चीज़, आपका एक सक्सेस बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। तो आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसका मैं आपका जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में आपका एक्सेप्ट वो करते हैं, ठीक है। हर चीज़ डिटेल में क्या करते हैं बच्चे, आपका एक्सेप्ट वो करते हैं, ठीक है। देखो आपके बच्चे हमने क्या किया, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो आपका दिया हुआ था उसको हमने क्या किया बच्चे, आपका एज चीज आपका अप्लाई नहीं किया, हमने क्या कर दिया बच्चे, आपका चीज़ों को हटा दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, कार्ब आउट। और कार्ब इन का मतलब क्या बच्चे, आपका एडिशनल आपका चीज़ें जो आपका उसमें नहीं दिया हुआ, ध्यान सुनो बच्चे, IFRS में नहीं दिया हुआ था, हमने उस चीज़ों को एडिशनली डाल दिया, ठीक है। मान लो उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, हमने 2 ऑप्शन डाल दिया, एक चीज़ आपका और एडिशनल पॉइंट आपका डाल दिया, ठीक है। कि जैसे आपका इन्होंने बोला क्या कि जिस दिन आपका वो करोगे IFRS आपका अडॉप्ट करोगे, ठीक है, उस दिन तक आपका जो भी है उस दिन एसेट्स है, राइट। पीछे का जो भी आपका वैल्यूएशन रहेगा ना आपका एसेट्स का, राइट, सभी को IFRS के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मान लो हमने 5 साल का बैलेंस शीट बना रखे हैं, राइट, ये 5 साल से आपका शुरू से आपका IFRS लगाना पड़ेगा, IFRS के अकॉर्डिंग एसेट का बैलेंस निकाल के लाओ कि आज के डेट में उसका IFRS का बैलेंस कितना है। अब करेंगे तो सारा हमारा ट्रीटमेंट वही गलत हो जाएगा। अब कोई कंपनी 10 साल पहले एसेट खरीद कर रखा हुआ है, अब 10 साल का सारा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सारा हिल जाएगा कि नहीं, IFRS के अकॉर्डिंग करेंगे तो, राइट। तो आपका इन्होंने बोला कि ये भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन इन्होंने बोला कि जस्ट कुछ नहीं, 1 साल पीछे का बना लो, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपका ऑप्शन दे दिया, यानी ये पॉइंट आपका एडिशनल डाल दिया जो आपका IFRS में नहीं था, हमने एडिशनल पॉइंट आपका कुछ एडिशन किया। यानी कार्ब आउट का मतलब सिंपल आपका एक पॉइंट याद रखना कि हमने हटा दिया चीज़ों को, हमने आपका जो नहीं IFRS में दिया हुआ था, बट हमने आपका इंडेक्स जो आपका लिखा ना, तो उसमें हमने उस चीज़ों को हटा दिया, ठीक है, उस चीज़ों को डिलीट कर दिया कि हमारे लिए सूटेबल नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे, तो उसको हमने डिलीट कर दिया, तो उसको बोलते हैं कार्ब आउट, राइट। और कार्बिन का मतलब सिंपल क्या है बच्चे, कि जो आपका चीज़ें IFRS में नहीं है उसके एडिशन हमने चीज़ों को यहाँ पे एडिशनल ऐड कर दिया, ठीक है। जो आपका था उसके अलावा भी हमने चीज़ों को ऐड कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका कुछ गाइडेंस नोट और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से हम आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, ऐड कर रखा है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन, सिंपल आपका पॉइंट है, ठीक है। तो हमने आपका ये इंक्लूड कर दिया, देख रहे हो बच्चे, आपका सिंपल लैंग्वेज में आपका सारे क्लास में हम आपका लिखते हैं, ठीक है। तो आपका चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका बच्चे, आपका कार्ब क्या बच्चे, उसको बोलते हैं हम लोग आपका कार्ब इन, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया, यस, राइट। तो ध्यान से सुनो बच्चे, आज तक ICAI ने आपका, अब आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है बच्चे, आपका सिर्फ आपका इंडेक्स पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चे, आपका इंडेक्स पढ़ना है, राइट। अब देखो, अब ये क्लास को हम थोड़ा स्पीड में और रफ्तार में आपके दोहराएंगे, गोली की तरह रफ्तार से, बिकॉज आपका बैच का नाम क्या है, रफ्तार, तो रफ्तार में आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, राइट। अभी तक हम आपका इंडेक्स धीरे धीरे चल रहे थे, क्यों, क्योंकि हमको बेस बनाना था, राइट। अब चलो ऐसे आपका सिलेबस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राइट, आपको फिर से एक बार बता देते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या करना है, पूरा सिलेबस आपका 100% देखोगे तो आपका इंडेक्स ही है, बस छोटे छोटे 2-3 आपका पॉइंट आपका चैप्टर आपका ऐड कर रखा है, प्रोफेशनल ड्यूटी आपका एक, और आपका जो आपका चैप्टर है, ठीक है। और आपका बच्चे एक चैप्टर है आपका वो अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे बच्चे अकाउंटिंग वो करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ क्या है, राइट। यही 2-3 चैप्टर है जो आपका इन्होंने छोटे छोटे आपका इसमें ऐड कर रखा है, राइट। तो ये हम बाद में करेंगे, 5 नंबर का मैक्सिमम वेटेज रहता है, ये एकदम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अदरवाइज देखोगे तो ज़्यादातर हमारा पॉइंट क्या है, ज़्यादातर पॉइंट हमारा यही है, ठीक है बच्चे, राइट। तो देखो आपका ये चीज़ें सुनो, अब आपका ICAI ने क्या किया, कितना आपका नोटिफाई कर रखा है, देखो ICAI ने आज तक आपका 39 आपका इंडेक्स आपका ICAI ने बच्चे क्या है 39 आपका इंडेक्स आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है, ओनली 35 ही पढ़ना है, ठीक है। नोटिफाई तो आपका इतना कर रखा है, लेकिन आपका ठीक है, आपका नोटिफाई कर रखा है 39, बट आपको इसमें कितना पढ़ना है बच्चे, 35 आपका इंडेक्स ही पढ़ना है, ठीक है। इतना ही आपको सिलेबस में कवर है, ठीक है, राइट। तो इतना ही हम क्या करेंगे बच्चे, आपका इतना ही पढ़ेंगे, राइट, इतना ही आपको पढ़ेंगे, राइट। अब ध्यान से सुनो बच्चे, आपका ये चैप्टर टोटली आपका इरेलेवेंट है। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ बच्चे, आपका कहाँ पे इंडेक्स अप्लीकेबल है। सभी को आपका इंडेक्स अप्लाई करना है क्या, नहीं बच्चे, सभी को अप्लाई नहीं करना, ठीक है, सभी को अप्लाई नहीं करना। तो अप्लाई किसको करना है बच्चे, ध्यान से सुनो बच्चे, अप्लाई करना है आपका एकदम अच्छे से समझना कि क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और इसमें कई सारे पॉइंट आपको लिखवाएंगे, राइट। देखो आपका इंडियन कंपनी में इन्होंने बोला आपका 2 फेज में बेसिकली इन्होंने इंडेक्स का एप्लीकेबिलिटी लाया कि हम 2 फेज में एक ही बार में कोई चीज़, कैसे आपको कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो उसको एक ही बार बोलोगे, नहीं नहीं यार बच्चे, जब भी आपका एग्जाम्पल समझो बच्चे, जब भी आपको
कि आई मीन मान लो आपका एक पार्टनर है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, उसे पीछा छुड़ाना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका एक बार बोल दोगे तो बहुत आई मीन थोड़ा रूड हो जाएगा ना। और दूसरी बात है कभी दोबारा, तो उसको धीरे धीरे फेज बाय फेज, ठीक है, आपका फेज बाय फेज, एक आपका इधर करो, ठीक है, पहले देखो कि आपका दूसरी को एक अप्रोच करो कि दूसरे को हमारे आने वाला है कि नहीं, यस आपका वहाँ से सेटिंग हो रहा है, तब पहले वाले को छोड़ो ना। तो फेज बाय फेज मैनर में हम करते हैं, कोई चीज़ को टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई दूसरा वाला हमारे साथ उसका सारा कंपेटेबिलिटी वगैरह फिट हो रहा है कि नहीं, तब धीरे 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 उसको इग्नोर करना शुरू करो, एक ही बार में नहीं। अब पता चले कि आपका दूसरे के चक्कर में पहले ही आपका हाथ से चला गया, तो ऐसे नहीं। तो ऐसे भी क्या होता है कि आपका इंडेक्स, आपका चूंकि इंडेक्स बहुत आपका मुश्किल काम है आपका अप्लाई करना कंपनी पे, तो उन्होंने बोला कि हम सभी को शौक नहीं देंगे, पहले बड़े कंपनी का रेगुलेशन अच्छा होता है, उसमें आपका सीए होता है, बाकी आपका सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो हम पहले उनको शौक देंगे, यानी पहले फेज में हम फेज बाय फेज मैनर में अप्लाई करेंगे, राइट। तो दो फेज मिला है। फर्स्ट फेज में बोला क्या, इंडियन कंपनी को, आपका ध्यान सुनो बच्चे, फर्स्ट फेज में उन्होंने बोला क्या कि हम इंडियन कंपनी पे अप्लाई करेंगे, किस कंपनी पे अप्लाई करेंगे, राइट, तो ध्यान सुनो बच्चे, आपका कब से अप्लाई करेंगे, एनबीएफसी और आपका इस पे भी, दोनों पे आपका एनबीएफसी और इंडियन कंपनी दोनों पे फर्स्ट फेज में, दो फेज में लेकर आए। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने किसको बोला कि आपका 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है बच्चे, आपका किसको अप्लाई करना है, 1 अप्रैल 2016 से किसको अप्लाई करना है। तो इन्होंने बोला क्या कि ऑल कंपनी लिस्टेड हो अनलिस्टेड, ध्यान सुनो, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, आपका जिसका नेटवर्थ बच्चे क्या है, आपका 500 करोड़ के आपका ज़्यादा है, राइट। और नेटवर्थ का मतलब क्या है बच्चे, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, आपका फ्री रिजर्व, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है, राइट, आपका डेबिट क्रेडिट, राइट, वो सारा जोड़कर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कोई अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उसको माइनस कर दो, राइट। ये सब करके क्या करोगे, नेटवर्थ निकालो, ये सब करके क्या करोगे बच्चे, आपका नेटवर्थ निकालो, राइट। तो इन्होंने बोला क्या कि फर्स्ट फेज में हम उसी को पकड़ेंगे, हम क्या करेंगे, बड़े कंपनी को पकड़ेंगे जिसका नेटवर्थ क्या है, आपको 500 करोड़ से ज़्यादा है, जिसका नेटवर्थ क्या है बच्चे, 500 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। कब देखेंगे बच्चे, आपका 500 करोड़ कब देखेंगे। तो इन्होंने बोला क्या, आपका 2014 में, आपका 31 मार्च 2014 को, ठीक है, या फिर आपका 15 को, या फिर बच्चे क्या आपका 16 को, 31 को, यानी जो भी आपका क्लोजिंग डेट है ना, 31 को 2000 आपका 16, 31/3/15 या 31/3/2016, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। इस तीनों में से किसी भी एक दिन और है, तीनों में क्या बच्चे और है, राइट। नेटवर्थ आपका समझे, नेटवर्थ आपका जैसे आपका शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, प्लस आपका रिजर्व हो गया, फ्री रिजर्व, आपका जनरल, ये सब जोड़कर, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर आपका माइनस वो नहीं हुआ तो आपका वो करके जैसे निकालते हो, राइट, वो करके नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है, इक्वल टू और मोर देन 5 करोड़ से ज़्यादा है बच्चे, तो क्या होगा बच्चे, तीनों साल में कभी भी अगर एक साल भी हो गया ना, बीच में आगे चल के मान लो 14 में आपको 500 करोड़ क्रॉस करके, राइट, बाद में आपका कम हो गया, कोई बात नहीं, एक बार आपका क्रॉस हुआ ना, बस आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आपका तीनों में से किसी भी साल में एक बार भी अगर अप्लाई हुआ, बीच में कम हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि आपका अप्लाई हो गया तो बाद में रिमूव नहीं, इस बार तो हमारा 500 से कम हो गया तो आप इंडेक्स अप्लाई करना बंद करेंगे, नहीं, एक बार में बच्चे किसी भी साल में अप्लाई हो गया, मैंने बेसिकली आपका क्रॉस कर गया, राइट, बीच में आपका कम हो ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साल में बच्चे कम हो गया तो आपका क्या होगा, वहाँ पे 1 अप्रैल 2016 से बच्चे उसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से सुनो, आपका सेकेंड फेज इन्होंने बोला क्या, किसके लिए बच्चे, आपका ऑल लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, यहाँ पे किसको पकड़ा कि ऑल लिस्टेड एंटिटी, सभी लिस्टेड एंटिटी, और अनलिस्टेड में किसका, जिसका नेटवर्थ बच्चे आपका 250 करोड़ है, ठीक है, 250 करोड़ से ज़्यादा है। ध्यान सुनो बच्चे, फर्स्ट वाले में बोला लिस्टेड अनलिस्टेड सबको, जिसका नेटवर्थ बच्चे आपको 500 करोड़ से ज़्यादा है पहले फेज में। दूसरा बोला कि लिस्टेड वाले को, छोटा किसी का 100 करोड़ है लेकिन लिस्टेड है तो फर्स्ट सेकंड वाले फेज में आएगा, ठीक है बच्चे, आपका लिस्टेड है, फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, 100 करोड़ है नेटवर्थ तो ये सेकंड वाले फेज में आ जाएगा, क्योंकि लिस्टेड है, राइट। तो इन्होंने आपका नेटवर्थ लिस्टेड के लिए आपका बोला क्या, कुछ भी हो सबको पकड़ेंगे, और आपका यहाँ पे अनलिस्टेड के लिए 250 करोड़ से ज़्यादा जिसको है वही आपका सेम आपका डेट दिया, 14, 15, 16, 17, ठीक है। इन्होंने क्या बच्चे आपका डेट दिया, ठीक है, आपका इन्होंने आपका जो है ना यहाँ पे आपका यही आपका 4 साल का पॉइंट आपका लगाया, ठीक है। सेकेंड फेज में आपका 17 में आपका यहाँ पे अप्लाई होना ना बच्चे, ये कब से अप्लाई होगा, ये आपका 1 साल बाद से 1 अप्रैल 2017, राइट। तो इन्होंने 4 साल का बोला कि 4 साल में कभी भी आपका 31/3/2014, 2014, 15, 16, 17, यानी कभी भी 31/3/17 कभी भी 4 और है, ठीक है, और है, तीनों चारों में से कभी भी एक साल भी अगर क्रॉस कर गया 250 करोड़ या लिस्टेड है, ठीक है, तो होना ही है, ठीक है, तो उनको बच्चे आपका इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका इन्होंने आपका नीचे बोला कि पेरेंट, अब ये नीचे वाला लाइन क्या है, नीचे आपका नीचे लाइन आपका बोला क्या कि पेरेंट आपका पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ऑफ एबव, राइट, एक्सेप्ट फॉरेन, और आपका एनबीएफसी, ये क्या है बच्चे, ध्यान सुनो, इनको बोला क्या कि ये सब्सिडी कंपनी है, यहाँ पे आपका ये समझो,
ये बच्चे सब्सिडी कंपनी है। सब्सिडी कंपनी ये हमारा अपना कंपनी है, ठीक है। इसके जो ऊपर है ये पेरेंट कंपनी है, तो इनको पेरेंट को भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसको पेरेंट को भी अप्लाई करना पड़ेगा। इनकी कोई सब्सिडी होगा, ये हमारा कंपनी है जिसका आपका इंडेक्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है, इस पर अप्लाई देख रहे हैं, तो इसके पेरेंट कंपनी में भी अप्लाई हो जाएगा और इसका नेटवर्क आपका कंप्लीट होगा तो राइट। इनके एसोसिएट पे भी हो जाएगा, ये एसोसिएट है इनके भी हो जाएगा। इनके कोई सब्सिडी है यस उस पर भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इनके साथ बच्चे ज्वाइंट वेंचर है उस पर भी हो जाएगा और इसके पेरेंट पे भी हो जाएगा। समझ आया कि ये कंपनी अब चेक करना है एप्लीकेबिलिटी, इस कंपनी में चेक करना है। अगर इसमें अप्लाई हो गया, अगर 250 करोड़ का ये जो 500 करोड़ का नेटवर्क चेक करना है, अगर इन पे अप्लाई हो गया तो इनका इवन तो इनका वो नहीं है, क्या नहीं है बच्चे आपका, इनके ऊपर इंडिविजुअली चेक किया जाए तो आपका एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट आपका इनके कारण से इन लोगों को भी ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों के कारण से बच्चे क्या होगा, इनके कारण भी अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अगर कोई फॉरेन कंपनी, ध्यान सुनो, अगर ये पेरेंट कंपनी आपका ये लिख लेना पॉइंट, ठीक है, कि अगर ये पेरेंट कंपनी इनका कोई आपका एसोसिएट या सब्सिडी कंपनी बच्चे आपका क्या है, आपका सब्सिडी कंपनी बच्चे क्या है, आपका वो है फॉरेन कंपनी है, तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर यही चीज़ आपका फॉरेन कंपनी है तो बच्चे क्या होगा, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या बताया बच्चे, अगर यही चीज़ सब्सिडी इंडिया में है, ठीक है, इनके ऊपर इंडिया एप्लीकेबिलिटी है और इनका एक सब्सिडी और एक आपका पेरेंट, दोनों आपका बाहर है, या जॉइंट वेंचर भी आप बाहर है, राइट, तो उनके ऊपर अप्लाई होगा क्या बच्चे, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या बोला, सिर्फ इंडियन की बात की। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में आपका ध्यान रखना, ठीक है। सारे पॉइंट हम आपको ये लिखवा देंगे। और एनबीएफसी है तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बच्चे आपका इनका कोई आपका सब्सिडी पेरेंट एनबीएफसी है तो उनके अप्लाई होगा क्या, नहीं, उनके लिए अलग से इन्होंने आपको बाद में लेकर आया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसके लिए आपका अलग से इन्होंने लेकर आया, तो कोई पेरेंट हो, सब्सिडी हो, एसोसिएट हो, अगर एनबीएफसी है इनका, ठीक है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो आपका सेकंड पॉइंट में भी आपका यही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। आपका सेकंड पॉइंट में भी आपका सेकंड फेज में जो है ना, वहां पे भी आपका सेम लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, ओके। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, राइट। अब मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट आपको क्या बताया कि देखो यहाँ पे कि आपका इफ आपका जो ये है ना कंपनी का क्राइटेरिया आपका बीट आउट हो गया, ठीक है, आपका ये अगर बीट आउट हो गया फेज 2 में, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर आफ्टर 31/3/2017, आप 17 के बाद बीट आउट हुआ, राइट। तो जिस तरह आपके साल में मान लो आपका उस साल में हुआ नहीं, जैसे आपने 17 तक बताया, राइट, वहां तक अगर हुआ ही नहीं, वहां तक बच्चे आपका इनका बीट आउट आपका हुआ ही नहीं, राइट, तो क्या करोगे बच्चे, राइट। तो जिस दिन इनका बीट आउट हो गया, जिस दिन क्या होगा बच्चे आपका बीट आउट हो गया, राइट, तो फिर वहां पे क्या करोगे, आपका वहां से अप्लाई करोगे, ठीक है। मान लो आपका 31 दिन आपका 2018 को हुआ, तो राइट, तो उसके जस्ट आपका अगले आपका उसी साल 1 अप्रैल 2018 से ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस साल आपका क्राइटेरिया बीट आउट हुआ, ठीक है, उससे आपका मान लो कोई भी आपका लिस्टेड कंपनी है जिसका नेटवर्थ आपका 100 करोड़ है, लेकिन उसका आपका 250 करोड़ कब हुआ, 2019 में हुआ या 20 में हुआ, राइट, तो बस उसके अगले साल से आपका मैंने उसी साल से नेक्स्ट ईयर से आपका बच्चे शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका 2019 से आपका शुरू कर दोगे, ठीक है बच्चे, राइट। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, आपका बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी के लिए। दूसरा पॉइंट आपका बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी के लिए क्या है, आपका बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी का क्या पॉइंट है, देखो दूसरे फेज में आपका एनबीएफसी का ये चैप्टर टोटली आपका समझने के लिए है, जस्ट आपका कोई काम का नहीं है, बस आपका इंडिया समझ लो। ये चैप्टर आपका टोटली क्लास के लिए देखोगे तो इररिलेवेंट है, ठीक है। मैं फास्ट में आपको इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो मैं कोशिश करूंगा 1 से 1.5 घंटे में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, आपका एनबीएफसी पे क्या आया, कब से आया, देखो इसमें भी 2 फेज में लाया इन्होंने, ठीक है। कि आपका जो 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल 2018 से, राइट। ये लिस्टेड कंपनी जो अभी ऊपर वाला पॉइंट समझा सेम है, ठीक है। एनबीएफसी के लिए इन्होंने सेपरेटली लाया, ठीक है, लिस्टेड नॉन लिस्टेड, राइट। बट इन्होंने आपका यहाँ पे आपका 16, 17, 18, ठीक है, 1 साल बाद आया, राइट। तो इन्होंने आपका 1 साल बाद का आपका ऑप्शन दिया ना, ठीक है। तो 18 से 3 साल में 16, 17, 18 तीनों में से किसी भी साल अगर आपका जो आपका नेटवर्थ है 500 करोड़ से वो हो जाता है, तो बच्चे कब से अप्लाई होगा, 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 आपका 18 से अप्लाई होगा, राइट। पेरेंट सब्सिडी वाला सेम पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे जो आपको वहाँ पढ़ाए थे, राइट। फेज 2 में बच्चे आपका 19 से अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बच्चे 4 साल का देखना है, ठीक है, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 16, 17, 18, 19 4 साल का आपका देखोगे ना, 4 साल का नेटवर्थ बच्चे आपका 16, 17, 18, 19 किसी भी साल में यानी 31 दिन को आपका बच्चे आपका क्रॉस कर जाता है 250 करोड़ से एवं, राइट, या फिर लिस्टेड है, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका 1 अप्रैल 2019 से आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंडेक्स, राइट। और उसके बाद मान लो आपका हुआ है, तो जब से आपका हुआ है वहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस किया है, मान लो आपका 31 दिन आपका 20 को क्रॉस हुआ, तो 1 अप्रैल 2020 से आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट सब्सिडी वाले सेम पॉइंट है, राइट। आपका फॉरेन एनबीएफसी यहाँ पे भी आपका वो तो है ही, ठीक है। उसका में आपका आगे का भी पॉइंट आपका सेम है, ठीक है। ये आपका समझ में आया, राइट। चलो, अब नेटवर्थ कैसे निकालोगे बच्चे, आपका नेटवर्थ आपका निकालने के लिए कि नेटवर्थ हम कैसे निकालेंगे, तो नेटवर्थ निकालने के लिए आपको पॉइंट आपको देखना, नेटवर्थ में क्या क्या करना है, ठीक है। सभी पॉइंट आपको फटाफट आपका लिखो, ठीक है। आपका नेटवर्थ में राइट, आपका नेटवर्थ में
आपका इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, ठीक है, आपको पेड अप शेयर कैपिटल देखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम देखना है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस जो आउट ऑफ प्रॉफिट से बना हो, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कोई भी जो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट से बना हो, आउट ऑफ बच्चे कोई भी आपका रिजर्व जो आपका प्रॉफिट से बना हो, ठीक है। रिवैल्यूएशन सीआरआर को नहीं लेना है, ध्यान से सुनना बच्चा, आपका यहाँ पे लिख लेना नोट इंक्लूडेड जो आपका इंक्लूडेड, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेना है, और आपका सीआरआर कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व है ना, उसको आपको नहीं लेना है। इतना पॉइंट आपका ध्यान रखना, ऐसे आपका यही पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन और आपका सीआरआर वाला आपका ज़्यादातर पूछेगा, यानी कोई भी आपका रिजर्व ऐसा लेना है जो बच्चे आपका आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाओ, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाओ वो आपका लेना, राइट। उसका आपका जो एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको माइनस करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है पीएल अकाउंट का उसको प्लस करना है, और कोई भी आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर आपका कोई भी मिसलेनियस खर्चा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है वो बच्चे आपका क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है, ठीक है बच्चे। नेटवर्थ आपका निकल कर आ जाएगा, क्या होगा, नेटवर्थ आपका निकल कर आ जाएगा, राइट। तो आपका यहाँ से आपको चेक कर लोगे, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है बच्चे, आपका कुछ हम बच्चे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। क्या कि देखो कोई कंपनी चाहे कि नहीं हमको तो इंडिया सप्लाई करना ही है, हमको क्या है बच्चे आपका इंडिया सप्लाई करना ही है अपने मर्जी से कि अच्छा बहुत बढ़िया चीज़ है हमारा, मैं चाहता हूँ कि फॉरेन आपका जो है ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, राइट। तो अपने इंडिया जो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं बच्चे, आप अच्छी बात है, आप किसी को कहना पड़ रहा है, आप बिना कहे हुए अप्लाई करना चाहते हो, अच्छी बात है, करो, वॉलंटरी बेसिस पे कर लोगे। एक बार कर लोगे तो हमेशा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि पीछे मुड़कर फिर देख रहे हैं, नहीं, आपको एक बार अपना अप्लाई कर दिया तो आपका हमेशा के लिए करना पड़ेगा, राइट। तो आपका इंडियन कंपनी जो भी है कैन अप्लाई कर सकता है वॉलंटरी बेसिस पे, यस कर सकता है। एनबीएफसी आपका ये आपको अलाउड नहीं है इनको, ठीक है, इनको आपका अलाउड नहीं है वॉलंटरी बेसिस पर अलाउड करना, ये आपका मार्क कर लेना पॉइंट। एनबीएफसी को आपका अलाउड नहीं है वॉलंटरी बेसिस पे करना, इंडियन कंपनी कोई भी कंपनी कर सकता है एक्सेप्ट आपका एनबीएफसी को वॉलंटरी बेसिस पे करना अलाउड नहीं, राइट। एक बार जब आपका एनडीटी पे बच्चे आपका इंडिया सप्लाई हो गया तो आपका इनको करना ही पड़ेगा हमेशा फॉरएवर के लिए, राइट। और आपका कंपनी जो लिस्टेड है जो स्मॉल यहाँ पे आपका एसएमई होता है किसके लिए बच्चे, छोटे छोटे कंपनी के लिए, राइट। तो उनको आपका अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए जो आपका यहाँ पे एसएमई छोटे छोटे कंपनी के लिए भी होती है, राइट, एसएमई पे आपका एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, राइट, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और एट प्रेजेंट बच्चे क्या है, इंडेस्ट नोट अप्लीकेबल टू बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, इसको आपका इससे बाहर रखा गया, राइट। आप कुछ पॉइंट इसमें आपका नोट देकर लिखो, ठीक है बच्चे, आपको कुछ पॉइंट और आपका नोट देकर लिखो। ये सारे पॉइंट हमने बच्चे को क्लास में लिखवाते हैं, ठीक है, बच्चे को सारे पॉइंट आपको क्लास में लिखवाते हैं। देखो अब आपका ये आपका पॉइंट आपका समझने लायक है, सारे आपका पॉइंट आपका ढंग से समझना, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो आपका एक बार आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने क्या करना बच्चे, आपका एक बार अप्लाई कर लिया तो हमेशा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया क्या, आपका इंडियन सप्लाई किया तो दोनों पे अप्लाई होगा, स्टैंड एलोन और आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, दोनों पे अप्लाई होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका ये देखो ये हमारा एस कंपनी हमारा खुद का, ये मान लो आपका किसी इसका एक पेरेंट कंपनी है, इनका इधर सब्सिडी 1 है, ठीक है, इधर सब्सिडी 2 है, इधर आपका ज्वाइंट वेंचर है, इनका आपका एसोसिएट है, ठीक है, राइट। तो इनके ऊपर अगर अप्लाई हो गया तो इनको ऑटोमेटिक अप्लाई बाय डिफॉल्ट इनका पेरेंट कंपनी को भी करना पड़ेगा, इनको यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाएगा, पेरेंट कंपनी बनाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली बात है जब एक बार अप्लाई होगा तो उन सबको अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपका ये दूसरे का एएस के अकॉर्डिंग रहेगा, इसका इंडेक्स के अकॉर्डिंग रहेगा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। दोनों हम क्या करते हैं बच्चे, इसके लिए मजबूरी में आपका कंसोलिडेटेड सीएफएस पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इन लोगों को भी अप्लाई इंडेक्स करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और दोनों पे आपका इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपका सिर्फ यहाँ पे करना है, ठीक है, दोनों पे इंडियन एंटिटी को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर यही आपका पेरेंट कंपनी, ध्यान सुनो, अगर यही पेरेंट कंपनी बच्चे आपका फॉरेन कंपनी होता तो वहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, या फिर एसोसिएट आपका ज्वाइंट वेंचर कोई भी बच्चे फॉरेन कंपनी है तो आपका अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आपका नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका वहाँ पे अगर मान लो आपका सब्सिडी है, आपका यहाँ पे देखो आपका पेरेंट कंपनी इंडिया में है, ठीक है, बाहर वाले आपका कंपनी है, पेरेंट कंपनी में तो अप्लाई हो रहा है सब्सिडी एसोसिएट वाले पे। अब देखो उसको आपका मैं पॉइंट बताऊँ, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाला है, मान लो ये आपका जो इंडियन कंपनी है ये पेरेंट कंपनी है बच्चे आपका यहाँ पे, और ये आपका फॉरेन कंपनी है, ये सब मान लो फॉरेन कंपनी, ठीक है, इस पर इंडिया सप्लाई हो रहा है, इंडिया में आपका बच्चे इंडिया सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा जानते हैं, आपका इन लोगों को ये सब मान लो आपका ये बाहर की कंपनी है, सब क्या है बाहर की कंपनी, राइट, ये फॉरेन कंपनी, राइट। तो इनमें तो अपना इंडेक्स लगेगा नहीं, राइट। लेकिन आपका जब आपका इनको वॉलंटरी बेसिस बनाना पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली वो मंगाएगा, उसको बोलेगा कि भाई आपका क्यों, क्योंकि सीएफएस इनको तो आपका इंडिया में इंडिया सप्लाई है ना, राइट। तो आपका इनके सारे बैलेंस इनको मजबूरी में फिर से दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा, एस जो है ना, जो भी अपने अपने तरीके से बनाया होगा उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
प्रैक्टिकली आपको करने के लिए बच्चे, आपको कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, राइट। हाँ, अगर आपने एक पॉइंट और, आपका एक दो पॉइंट और बताता हूँ बच्चे, आपका यहाँ पे अगर कोई आपका एसोसिएट, अगर आपका जो कोई चैनल आपका वो है सेक्शन 8 कंपनी में भी है, ठीक है, आपका सेक्शन 8 कंपनी में, तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप मत सोचता कि नहीं नहीं अब ये आपका ट्रस्ट है या फिर एसोसिएट कंपनी है तो इससे अप्लाई नहीं, बच्चे उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपका लिखते जाना। उसके बाद नेट वर्थ बच्चे आपका कब डिसाइड करेंगे, आपका बच्चे आपका डिसाइड आपको इंडियन कंपनी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। नेट वर्थ पेरेंट कंपनी को नहीं देखेंगे, पेरेंट कंपनी का कितना है, पेरेंट कंपनी का मान लो आपका बाहर में फॉरेन में कंपनी है 500 करोड़ है, ठीक है। इंडिया में आपका 500 करोड़, आपका मान लो इसका 600 करोड़ है, ये आपका फॉरेन में है। ये एक और एग्जाम्पल लो, ये पेरेंट कंपनी बच्चे फॉरेन में, इनका 500 करोड़ आपका नेटवर्थ है, इनका नेटवर्थ कितना बच्चे आपको 500 करोड़, राइट। 500 या 600 करोड़ ले लेते हैं। इंडिया सब्सिडी आपका इंडिया में है, इंडिया में इनका आपका नेटवर्थ बच्चे, इंडिया में बच्चे आपका 200 करोड़, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। अगर मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 250 करोड़ कर देता हूँ, 300 करोड़ कर देता हूँ, इवन दो आपका पेरेंट कंपनी लिस्टेड है तभी भी अप्लाई नहीं होगा। यानी आपका इंडियन कंपनी के बेसिस पे चेक करना है कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा। फॉरेन कंपनी में कुछ भी है, ठीक है, फॉरेन पेरेंट कंपनी का आपका 500-600 करोड़ आपको उनके बेसिस पे नहीं देखना है, ठीक है, उनको इग्नोर ही करना है, टोटली उनको इग्नोर करके चलना है। समझ में आ रहा है। तो फॉरेन कंपनी अगर पेरेंट कंपनी उनके बेसिस पे देखा जाए तो आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको फॉरेन कंपनी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है बच्चे। अब एक दो पॉइंट और बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका ये सब्सिडी कंपनी है, इन्होंने आपका एक और आपका टीचर, देखो ये सब टीचर में डालता हूँ, जब रेगुलर क्लास कराता हूँ उसमें टीचर में डालता हूँ कि आपका ये सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, और ये आपका पेरेंट कंपनी है, ये हमारा मान लो ये पेरेंट कंपनी है, ये सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, ये आपका सब्सिडी कंपनी, राइट। अब इन्होंने एक बार आपका बेच दिया, ध्यान सुनो बच्चे, आपका एक बार बेच दिया, या फिर आपका सब्सिडी इधर है, ठीक है, कोई और आपका ले लो, इसमें आपका 60% का होल्डिंग था, इसके कारण से इनको ऊपर अप्लाई हो गया। ध्यान सुनो बच्चे, इनके कारण से इनको आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपका इन्होंने आपका इन्वेस्टमेंट आपका कम कर दिया, 40% कर दिया, आप बताओ, या फिर आपका 10% कर दिया, आप बेच दिया। जब आपका इनके कारण से बच्चे आपका ये इनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई था, एस के ऊपर, ठीक है, S2 के ऊपर, राइट। अब इनको बेच दिया, क्या कर दिया इन्होंने, आपका 60% पहले था, इसके कारण से इनको लग रहा था क्या एस को, पेरेंट कंपनी को, कि हमारे को इंडेक्स अप्लाई करना पड़ रहा है बिकॉज आपका इसके कारण से, तो हमने आपका इंडेक्स वो बेच दिया, राइट। तो फिर क्या हमारे ऊपर से इंडेक्स आपका हट जाएगा क्या, कि नहीं हमने इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, हमारा सब्सिडी रहा नहीं, राइट, हमारा सब्सिडी रहा ही नहीं, तो हम क्या, हमारे को इंडेक्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्या बच्चे। एक बार आपने लगा लिया ना, ध्यान सुनो बच्चे, आपने एक बार अगर आपने लगा लिया, राइट, तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। आपका इवन तो आपने सब्सिडी बेच दिया है, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड कर दिया है, आपका इंडेक्स कंप्लायंस से पहले, तो आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं, इंडेक्स का नहीं आया था उससे पहले आपका कर दिया, राइट, तो आपका करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार इंडेक्स आपने कंप्लाई कर दिया, ठीक है, तो सब्सिडी कंपनी का आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे। तो ये सारे पॉइंट आपका 2-3 पॉइंट आपको लिखना है, तो आपका लिख सकते हो, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट आपका इन सब्सिडी कंपनी सोल्ड कर दिया, ठीक है, आफ्टर इंडेक्स कंप्लायंस के बाद आपने सोल्ड कर दिया, राइट। तो सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया ना आपका वो आपका इंडेक्स कंप्लायंस के बाद, ठीक है, तो इंडेक्स कंप्लायंस हो गया, तो सब्सिडी कंपनी को इंडेक्स का कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपका उनको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेरेंट कंपनी वॉलंटरी बेसिस पे आपका जो है ना वॉलंटरी कंप्लाई कर सकता है, सब्सिडी एसोसिएट आपका उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। पेरेंट कंपनी बोल रहा है कि नहीं मैं तो आपका इंडेक्स वॉलंटरी बेसिस पे कर लेता हूँ, जबकि इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। पेरेंट कंपनी बच्चे आपका ये पेरेंट कंपनी है, ये वॉलंटरी बेसिस पे कर लिया, वॉलंटरी बेसिस पे आपको कंप्लाई कर लिया, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे कर लिया। अब ये आपका इसी कारण से आपको मैंने बताया कि पेरेंट कंपनी कर लिया तो इसको सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर सबको करना पड़ेगा, राइट। अगर इन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे किया है, राइट, तो सब्सिडी को आपका कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ज्वाइंट वेंचर को करने की, एसोसिएट को करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे। अगर इन्होंने सब्सिडी ने आपका ये पॉइंट आपको लिखते जाइएगा, ठीक है, ये सब आपको पॉइंट आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, लिखते जाएंगे सारे पॉइंट, ठीक है, राइट। आपका इंडेक्स कभी भी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, बिकॉज आपका लॉ पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, इंडेक्स आपका आईसीए बनाती है, तो ये आपका लिखना है इंडेक्स आपका कैन नॉट ओवरराइड लॉ को आपको कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता। आपका दूसरा नोट लिखना, पेरेंट कंपनी आपका फटाफट लिखो बच्चे, पेरेंट कंपनी स्टार्टेड वॉलंटरी कंप्लाइंग आपका इंडेक्स, ठीक है, वॉलंटरी कंप्लाइंग इंडेक्स, राइट। इंडेक्स आपका इन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे कंप्लाई करना शुरू कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपका लिखना, ठीक है, क्या कि सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर जेबी, ठीक है, नीड नॉट कंप्लाइंग आपको इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स कंप्लाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट।
बट उनको लास्ट में जब आपका भेजेगा ना तो उनको तो बनाकर भेजना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली क्या होगा, इनको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिड नॉट कंप्लाई इंडेक्स, इंडेक्स आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जानते हैं क्या होगा, प्रैक्टिकली आपको जब पेरेंट कंपनी आपको बना लिया है, ठीक है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, राइट, तो फिर इनको प्रैक्टिकली बाद में बोला जाएगा क्या कि आपका अभी तो कंप्लाई नहीं करना, बट बाद में अब जब कंसोलिडेशन बनेगा, राइट, तो फिर क्या होगा कि आपका सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सबको जो बैलेंस शीट स्टैंडर्ड होगा ना उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तब जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा ना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बिकॉज आपका उनका तो पेरेंट कंपनी का समझ रहे आ रहा है, पेरेंट कंपनी का बच्चे ये तो आपका इंडेक्स के अकॉर्डिंग बन चुका है, पेरेंट कंपनी का क्या होगा आपका इंडेक्स के अकॉर्डिंग बन चुका है। अब इनका तो आपका एएस के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि आपका इन्होंने अगर पेरेंट कंपनी ने वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर दिया तो उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो फिर क्या करेगा ये लोग अपने बैलेंस शीट जो बनाएगा इनको आपको प्रैक्टिकली आपको कैसा करना पड़ेगा जानते हैं, आपको इनको जब बाद में इंडेक्स कंप्लाई करके इंडेक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके अपना बैलेंस शीट को फिर आपको इनको भेजना पड़ेगा, तभी तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको लिखिए, 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, ठीक है, एक तीसरा पॉइंट लिखे बच्चे नोट में, ये सारे नोट में आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट आपको लिखवाया, तीसरा पॉइंट लिखे कि अगर सब्सिडी कंपनी में मेरा पेंसिल डाउन हो गया, फटाफट आप लिखो। तो बच्चे एक पॉइंट आपका लिखो, नोट में लिखो, फटाफट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी इज सोल्ड ऑफ बिफोर कंप्लाइंग इंडेक्स, ठीक है, आपका कंप्लाइंग इंडेक्स कंप्लाई करने के आपका पहले ही अपने बेच दिया, राइट, तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं। मैंने मान लो आपका सब्सिडी कंपनी आपका रिलायंस है, ठीक है, मेरा सब्सिडी कंपनी रिलायंस है, हम बहुत बड़ा कंपनी है, हमारा सब्सिडी रिलायंस है, हमने वहाँ पे इंडेक्स अप्लाई होता है, ठीक है, हमने आपका इंडेक्स आने से पहले ही, ठीक है, हमने अपना होल्डिंग बेच दी, राइट, तो मेरे ऊपर आपका कंप्लायंस आएगा क्या, नहीं। देखिए दूसरा पॉइंट आपका देखो बच्चे, हमारा सब्सिडी कंपनी आपका बच्चे वही है, ठीक है, आपका वहाँ पे हमने आपका वो बेच दिया, ठीक है, दोनों कंपनी, मैं पेरेंट कंपनी को सब्सिडी कंपनी है, मेरे ऊपर आपको कंप्लायंस हो चुका है, इंडेक्स का आ चुका है, अब बेच रहे हैं, अब क्या होगा, अब सब्सिडी कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी को नहीं अब तो हमने बेच दिया, हमारा तो रहा नहीं, ठीक है, हम उसके कारण से अप्लाई कर नहीं बच्चे, कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे। आपको सब्सिडी कंपनी का कारण से आपका इंडेक्स आ गया, ठीक है, दोनों के ऊपर कंप्लाई होगा, बाद में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है, आपका रिश्ता खत्म हो गया, तो रिश्ता खत्म होने से बच्चे लॉ आपको मानेगा नहीं, ठीक है, लॉ मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं रिश्ता था तभी भी आपका जो आपने काम किया है, जो आपने जिम्मा उठाया है जो काम करने का कि हाँ इंडेक्स अप्लाई करेंगे, कंप्लाई हो गया था, तो आपको भी आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे, ये पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये सारे 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे भी देख लेना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब आपका रिलेवेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में आपको काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको काम आएगा, राइट। उसके बाद बच्चे आपका मैंने बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है उसको भी करना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर को करना है, ठीक है, आपका ज्वाइंट देखो आपका आगे चल के हम बताएंगे आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट, ठीक है, एक होता है ज्वाइंट अरेंजमेंट, एक होता है ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, ये हम आपका जब इंडेक्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि आपका ज्वाइंट वेंचर में आपका 2 टाइप का होता है, अरेंजमेंट और ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। आपका जो ये आपका होगा ना अरेंजमेंट में कोई आपका वो नहीं करना, उस पर अप्लाई नहीं होता, ज्वाइंट वेंचर पे अप्लाई होता है, ठीक है, उस पर आपका ज्वाइंट वेंचर पे अप्लाई होता है, राइट। और आपका इंडेक्स दोनों कंपनी पे अप्लाई होगा, ठीक है, वहाँ पे दोनों पे अप्लाई होगा। फॉरेन कंपनी के जो आपका सब्सिडी एसोसिएट है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा जब इंडिया में भेजेगा तो उनको कंसोलिडेशन के लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको अप्लाई नहीं होगा। मान लो इंडिया में सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, इनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो रहा है, इनके ऊपर क्या हो रहा है बच्चे, इंडेक्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन इनका पेरेंट कंपनी बच्चे आपका यूएसए में है, तो यूएसए में है तो इनके ऊपर अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, राइट। या फिर सेम आपका एग्जाम्पल पेरेंट कंपनी बच्चे इंडिया में, पेरेंट कंपनी आपका इंडिया में, ठीक है, इनके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लाई हो रहा है, कोई सब्सिडी कंपनी बाहर है आपका यूएसए में, इनके ऊपर अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको जानते हैं क्या होने वाला है बच्चे, इंडिया में पेरेंट कंपनी आपका इंडेक्स के अकॉर्डिंग बना रहा है, अब ये जो भेजेगा ना बैलेंस शीट, राइट, तो इनको इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाकर भेजना पड़ेगा, तभी तो आपका वहाँ पे मर्ज होगा, तभी तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चे, राइट। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने बताया। दूसरा बच्चे आपका मैंने आपका बोला क्या कि आपका ये याद रखना कि एनबीएफसी वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकता इंडेक्स, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे आपका अप्लाई नहीं कर सकता है। बाकी बात आपका इसमें इतने सारे पॉइंट अगर याद रखते हो, राइट, इतने सारे अगर पॉइंट याद रखते हो, राइट, तो क्या होगा बच्चे आपका ये सारे पॉइंट आपका खत्म हो जाएंगे, सारे चैप्टर आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कशन कर लूँ, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा, राइट। तो आपका ध्यान से सुनो बच्चे, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको मैं फटाफट आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, मैं बोल दूंगा सोल्यूशन आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं आपका लिखा हुआ दे दूंगा, ठीक है बच्चे, इतना काम कर सकता हूँ, लिखा हुआ है डेटेड आपका वहाँ पे हम डलवा देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। तो ये नोट्स आपको हमारा जो है ना आपको गोल्ड ड्राइव या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और इसमें जो जो पॉइंट आपको ऐड किया है, ठीक है, वो सब आपका डालते रहना, ठीक है, वो सब क्या करना बच्चे आपका उसको डाल लेना।
आपका 7-8 पॉइंट बताया ना इंपॉर्टेंट नोट में, ठीक है, वो पॉइंट आपको डाल देना, वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चे, उसको आपको वहाँ पे डालना जरूरी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इतना पॉइंट अगर कर लेते हो तो आपका इसका कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से आप कंप्लीट कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं होगा। हमने जितना इफ बट होने वाला था सारे पॉइंट करके इस चैप्टर को खत्म कर दिया, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फटाफट देख लो, ठीक है। आओ बच्चे क्वेश्चन